अप टू द पॉइंट वाइज और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं सारा, मतलब जितना भी ये करीब 108 110 पेज का डॉक्यूमेंट होता है आया था ये, इसको पूरा मैंने देखिए एकदम लिमिटेड में कवर कर दिया गया है और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, आप कोई भी लगा के देख लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है, ये नाम याद रखना है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ये नाम आप याद रखिए, जिनकी अध्यक्षता में इसको तैयार किया गया था। इसका प्रारूप जो बना था इन्होंने ही दिया था। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, याद रखना है आपको, इसका नाम बदल कर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है कि बीएड पर फोकस बनाया गया है इस बार, और ये बताया गया है कि 2030 तक बीएड ही मोस्टली एलिजिबल डिग्री मानी जाएगी, जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जो 4 इयर्स का है, जो मतलब बीएड पे फोकस किया गया है। ये कोई एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। पैटर्न बहुत ही आसान है, ये आप याद रखिए। पहले जैसे होता था 10+2 होता था पहले, तो इसको हटा दिया गया। अब क्या कर दिया गया, 5+3+3+4। इसका बाइफर्केशन मैंने बता दिया आपको शॉर्ट में, और सब कुछ कवर करा दिया गया है। इस पर फोकस कीजिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे फाउंडेशनल स्टेज हो गई, तो जो पहले जैसे कि क्लास फर्स्ट में या प्री स्कूल करवाया जाता था वो नहीं होगा। पहले 5 साल जो होंगे बच्चे के, वो फाउंडेशनल स्टेज जो कहलाएगी। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 3 इयर्स और 2 इयर्स। 3 इयर्स में क्या है, 3 इयर्स में डायरेक्ट बच्चे को फर्स्ट क्लास या उसको डायरेक्ट इसका एनरोलमेंट नहीं कराया जाएगा क्लास में। उसके लिए उसको आंगनवाड़ी हो गया, बाल वाटिका हो गया, इन सब चीज़ में उसको पहले इसमें एडमिशन उसका कराया जाएगा। इससे क्या होगा, यूज़ टू होगा कॉलेज का। इससे मिड डे मील जो होता है, बच्चों के खाने का ध्यान होगा। और क्या फोकस है गवर्नमेंट का कि जो ड्रॉप आउट स्केल है इसको रिड्यूस कर देना, बच्चों का जो इनरोलमेंट है इसको बढ़ाना, ये गवर्नमेंट का मेन फोकस है। अब इसको करवाने से ये फ़ायदा होगा कि बच्चे से पहले घबराता था स्कूल जाने में, रोता था, तो वो नहीं होगा। पहले उसको यूज़ टू किया जाएगा आंगनबाड़ी, बाल वाटिका इन सब में डाल के। 3 साल तक की उसको इसमें रखा जाएगा। जब वो एकदम यूज़ टू हो जाएगा, एकदम तैयार हो जाएगा, तब उसको मूवमेंट करा दिया जाएगा क्लास फर्स्ट में। ये स्टेज 2 साल तक की चलेगी। और टोटल स्टेज कितनी बताई है फाउंडेशनल की, 5 साल। ये 2 साल चलेगी, इसमें क्लास 1 और क्लास 2 आपका कवर होगा। 2 क्लास तक इसमें कवर हो गया। क्लास थर्ड में देखिए कैसे होता है। क्लास थर्ड में जब वो आएगा वो प्रेपरेटरी स्टेज कहलाएगी और 3 साल तक चलेगी। एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा, जो पहला एग्ज़ाम लिया जाएगा वो यहीं से स्टार्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि एग्ज़ाम की जो स्टेज होगी वो कहाँ से होगी, तो वो आपको बताना है कि प्रेपरेटरी स्टेज से होगी, जो कि 3 साल 3 3 इयर्स की है। और क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ यहाँ से वो कवर होगा। इसके बाद आती है आपकी मिडिल स्टेज, जो कि फिर 3 साल होगी, जो कि पैटर्न क्या है, 5+3+3+4। तो ये वाली मिडिल स्टेज आ गई आपकी, जिसमें क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। क्लास 6 का बहुत बड़ा रोल है, क्लास 8 का भी है, आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होगा, मिडिल स्टेज में कंप्यूटर का एक नॉलेज और एक आपका वोकेशनल सब्जेक्ट, जिसे कहते हैं व्यावसायिक विषय, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया एक इसका। जो उसका इंटरेस्ट होगा उसको एक सब्जेक्ट दिया जाएगा, ताकि वो आगे चल के उसमें किसी उस फील्ड में एक्सेल कर सके। जो उसका इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट उसको लेने के लिए कहा जाएगा। और कंप्यूटर का ज्ञान उसको इसी फील्ड में दिया जाएगा, मतलब मिडिल स्टेज में कंप्यूटर का ज्ञान उसको मिल जाएगी। कितने साल की है, यह है 3 साल की। आखिरी स्टेज जो है वो है सेकेंडरी, जो कि 4 साल की है, ये वाली। इसमें क्लास 9, 10th, 11th और 12th इसमें कवर होगा। इसमें जो मेन चीज़ है वो आपको ये ध्यान रखना है कि ये इस स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। पहले फिजिक्स, अब साइंस साइड हो कि आर्ट साइड हो कि मैथ्स हो, ये सब चीज़ें होती थी ना, साइंस आर्ट। तो अब इस बार ये क्या कर दिया गया, कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। अब क्या करना है, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का स्कोप कर दिया गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आर्ट, है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। आप अपने इनमें से जो इंटरेस्ट है वो लीजिए, कोई लिमिट नहीं है कि आप साइंस साइड के हैं तो आर्ट में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब आप है ही नहीं आर्ट साइड के, तो आप आगे आपकी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बंद हो गई। तो इस बार क्या है, इस बार ये कर दिया गया आपको कि आप मल्टीपल सब्जेक्ट ले सकते हैं, ताकि जिसमें आप अच्छा करना उसमें आप अपना स्कोप बना सकें, आगे लाइफ में अपना कैरियर चुन सकें। बेसिकली थीम्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहले कॉन्टिन्यू असेसमेंट पर फोकस दिया गया है।
जैसे कि कहा जाए कि फॉर्मेटिव असेसमेंट पे, मतलब कि रेगुलर एवोल्यूशन होता रहे। ये नहीं कि साल में हाफ ईयरली या मिड टर्म या 6 महीने बाद या फाइनल एग्ज़ाम एनुअल एग्ज़ाम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि लास्ट में पता चला कि बच्चा फेल हो गया, आप क्या करें, तो फेल हो गया। इसलिए कंटिन्यूस एवोल्यूशंस जिसे कहते हैं सतत मूल्यांकन किए जाना जरूरी है, और इसको फोकस किया गया है कि बच्चे को कुछ पढ़ाया गया, उसको समझ में नहीं आ रहा तो उसको तुरंत पूछा जाए, तुरंत बताया जाए, और अगर वो नहीं बता पाया तो तुरंत के तुरंत उस पर फोकस किया जाए। दूसरा क्या है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ना कि रट्टाफिकेशन से बाहर करके कॉन्सेप्ट। ये देखिए कॉन्सेप्ट पर फोकस किया गया, ये तो कॉमन है। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट पर फोकस कर दिया गया है, समेटिव को हटा दिया गया है। समेटिव पे वैसे भी नहीं करना चाहिए, मतलब कि इसमें ऑन गोइंग हम जो पढ़ा रहे हैं, बच्चे से पूछा समझ में आ रहा है स्टूडेंट से, उसने बोला नहीं, तो उसको तुरंत के तुरंत हम लोग समझा सकते हैं, एसेस करके बता सकते हैं। समेटिव में क्या है, एंड में असेसमेंट हो रहा है, पहले पढ़ाया उसको 6 महीने, फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम लिए, फेल हो गया। पढ़ाए, लास्ट में एनुअल एग्ज़ाम लिए, परफॉर्मेंस बेकार हो गया, तो जब बेकार कर दिया तो कोई फ़ायदा नहीं ना, इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑन गोइंग प्रोसेस जो है इस पर बल दिया गया है। ये आप याद रख लीजिए कि एक परख एक नाम का जो पैनल है या एक मूल्यांकन असेसमेंट सेंटर है, मूल्यांकन केंद्र खोला गया जिसका नाम परख है। बस ये याद रखिए, हो सकता है ऑप्शन कहीं दिख जाए कुछ पूछे तो आप बस वर्ड दिमाग में आपको हिट करना चाहिए, परख। अब देखिए थीम इसकी क्या है कि सीखना ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है कि आप सीखते कैसे हैं, यह सीखना कि आप कैसे सीखते हैं, ये इसका क्या है, ये इसका मेन थीम है 2020 का, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ये थीम है। मानकीकरण से लचीलेपन पर फोकस किया गया, मतलब कि स्टैंडर्डाइजेशन मेथड से फ्लेक्सिबिलिटी पर फोकस किया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ चुका है या नहीं, और ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बस जो भी पूछा जाएगा, जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखा है इसके बाद कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन हरदम हमने बताया कि बेटर होगी, हरदम आपका आंसर होगा। क्रिटिकल ऑलवेज, लॉजिकल थिंकिंग हरदम, एक्सपेरिमेंटल पहले बता चुके, इसमें कुछ कॉमन नहीं है कि लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपेरिमेंटल, डिस्कवरी लर्निंग जिसे कहते हैं खोज, ये वाली हरदम आपका होगा, वो चीज़ कंटिन्यू रखी गई इस पॉलिसी में। अब भाषा के बारे में इसमें क्या बात किया गया है, मल्टी लैंग्वेजिज्म, मतलब बहुभाषाता के बारे में बात किया। कोई ये नहीं कि कोई रिजिडनेस कर दिया गया है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया गया है, रिजिडनेस नहीं किया गया है कि आप किसी एक कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ऐसा कुछ नहीं है। कई भाषा आप सीख सकते हैं, जिसमें से मातृभाषा हो सकती है आपकी, हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है। इसलिए मल्टी लैंग्वेजिज्म हरदम आपको कहीं ना कोई क्वेश्चन इससे मिलेगा, और ये आपको हरदम ऑप्शन याद रखना है कि मल्टीलिंगुअलिज्म इज़ ऑलवेज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट। एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इस पर काफ़ी फोकस कर चुकी है ना, इस पर फोकस दिया, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। मदर टंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मदर टंग मतलब क्लास 8 तक या उससे ऊपर तक मदर टंग में वो चीज़ें सीख सकता है, और इसको फोकस करने को बोला गया है। मतलब आप याद रखिए, क्लास 8 हो या उससे क्लास 5 हो, 8 हो या अबव क्लासेज हो, मदर टंग पर बहुत फोकस दिया गया है। इसमें मदर टंग तो मतलब आपको ध्यान ही रखना है, चीज़ आप समझिए, मदर टंग ये। दूसरा 3 लैंग्वेज फार्मूला आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो आपकी मदर टंग हो गई, एक आपकी कोई प्रोफेशनल लैंग्वेज हो जाएगी, एक जैसे आपने हिंदी है या इंग्लिश है या कोई आपने कल्चरल लैंग्वेज ली है, तो उस टाइप की 3 लैंग्वेज फार्मूला आपको याद रखना है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में बात किया गया है, ये चीज़ आपको देखना होगा। जैसे क्लास 6 में क्या बताया गया है, एक क्लासिकल लैंग्वेज की बात की गई है कि आप क्लासिकल, जैसे कि हो सकता है ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा कि 6 भाषाओं पर बल दिया गया है, करीब 6 हैं, हाँ 6 ही हैं जो क्लासिकल लैंग्वेज है, और इनमें से एक क्लासिकल लैंग्वेज उसको लेने को बोला गया। पहली क्या है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, संस्कृत। ये चीज़ आपको जैसे कि कर लिए TT, ओके, कीवर्ड्स याद कर लिए, TT, ओके और MS, धोनी से MS, TT, ओके, MS, तमिल, तेलुगु, उड़ीसा, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत। आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा, आपको ध्यान हो जाएगा। TT, ओके, MS। एक फॉरेन लैंग्वेज पर बल दिया गया है। फॉरेन लैंग्वेज कौन कौन सी, कोरियन है, जापानी है, थाई है, फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, पुर्तगाली है और रशियन है। सभी लैंग्वेज पर
सभी लैंग्वेज को महत्व दिया गया है, सभी को बराबर महत्व दिया गया है। ऐसा नहीं कि वन अबव ऑल या कोई किसी से ऊपर है, सब पर श्रेष्ठ बताया गया। मतलब सारी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, सारी लैंग्वेज को इक्वल वेटेज दिया गया है। ये पूछ सकता है जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में वर्ड और लाइन इस्तेमाल किया गया इसके लिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत मतलब सभी, वैल्यू टू ऑल द लैंग्वेजेस, ये आपको ध्यान रखना। फिजिकल डिसेबिलिटी आपको पहले ही पता है कि 7 से जो थी उनको भी 21 पे कर दिया गया है, कुछ वो नहीं है। और क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इनको क्या बताया गया कि नॉर्मल चाइल्ड जैसे अधिकार और नॉर्मल चाइल्ड जैसा ट्रीटमेंट एज नॉर्मल चाइल्ड। टेक्निक प्रोवाइड की जाए, फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए। मतलब कि अगर जैसे कि इनके अकॉर्डिंग फिजिकली डिसेबल्ड जो है, जैसे विकलांग है तो उसकी क्लास ऊपर ना हो, उसकी क्लास ग्राउंड फ्लोर में ही हो। इस तरीके की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कॉलेज को, स्कूल को अपने ध्यान में रख के करना होगा। टेक्स्ट बुक के बारे में आइए बात करते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने क्या कहा है। टेक्स्ट बुक और करिकुलम के बारे में कहा गया है। क्लास 6 में आपको बता चुके हैं, वोकेशनल यानी व्यावसायिक सब्जेक्ट एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट उसको चुनना है जिसमें जो भी उसका इंटरेस्ट हो, ताकि वो उसमें अगर कुछ कैरियर बनना चाहे तो आगे उसको आसानी हो। ये व्यावसायिक सब्जेक्ट, वोकेशनल सब्जेक्ट। इंटर्नशिप की फैसिलिटी आप पूछा जा सकता है कि इंटर्नशिप की फैसिलिटी किस क्लास में बताया गया, तो क्लास 6 में उसको बताया गया। इंटर्नशिप की व्यवस्था जैसे पहली बार और नया इनिशिएटिव ये लॉन्च हुआ है इंटर्नशिप, ये ध्यान रखिएगा। सिलेबस को क्या किया गया, सिलेबस को कम कर दिया गया है और क्वालिटी को बढ़ाने का जोर किया गया। मतलब जो बुक है, बुक की जो थिकनेस है, जो मोटी बुकें होती है उनको क्या कर दिया गया, उनको कम करने को बोला गया, क्वालिटी को बढ़ाने को बोला गया है। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में हरदम ही कहा जाएगा। करिकुलम यानी ये देखिए, करिकुलम जो पाठ्यक्रम होगा उसका जो सिलेबस होगा उसको रिड्यूस करना है, फ्लेक्सिबल बनाना है, ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है। जेंडर इक्वलिटी क्या करना है, बढ़ाना है। एनसीईआरटी बुक्स में ये सारी चीज़ों को इनकलकेट करना है, जहाँ चेंजेस हो उनको चेंजेस करना है। फ्लेक्सिबल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आया भी है। फ्लेक्सिबल करिकुलम इसे कहते हैं। करिकुलम आपका क्या होगा, करिकुलम आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ना कि स्टैंडर्डाइज्ड। रिपोर्ट कार्ड के बारे में कहा गया है कि 360 डिग्री होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, जिसमें कि स्टूडेंट की क्वालिटी भी बताए, उसका असेसमेंट भी बताए। मतलब एक सेल्फ असेसमेंट पे फोकस किया गया है, पीयर असेसमेंट, ग्रुप असेसमेंट पे भी उसके फोकस किया गया है। ये नहीं कि पहले जैसे क्या होता था, पहले सिर्फ हम लोग को सिर्फ मार्क्स मिलते थे कि उसने इतने मार्क्स पाए, इतने किए, सिर्फ मतलब पहले मार्क्स बेस होता था पहले। अब इसको क्या करके हटा दिया गया, उसको क्या कर दिया गया, 360 डिग्री बना दिया गया है। मतलब इसमें आपका कैसा, क्या आपकी क्वालिटी है, क्या आपकी वीकनेस है, आपका गेम्स कैसा है, पीयर असेसमेंट आपका किया जाएगा, सेल्फ असेसमेंट आप खुद करेंगे, उसकी रिपोर्ट दिया जाएगा। कई चीज़ों का मतलब उसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा, सारी क्वालिटी। सिर्फ ये नहीं कि एक मतलब रिजिड नहीं होगा, ये भी बहुत ही फ्लेक्सिबल होगा। आपकी मतलब लैंग्वेज कैसी है, क्या डिसिप्लिन अप्रोच है, कैसा परफॉर्मेंस है, ग्रुप में कैसा परफॉर्मेंस, आप पे डिटेल पे 360 व्यू दिया जाएगा, ताकि उसी हिसाब से उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो सके। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने आज आपको NEP 2020 के बारे में पूरा बता दिया है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे और लाइक करेंगे। और ये गारंटी है कि इसके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सब कुछ इसी से मिलेगा। बाकी 108 पेज का ही डॉक्यूमेंट है, उसमें आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सीधे एक काम कीजिए कि बस जितना मैंने अप टू द पॉइंट लिखा है इसको एक बार आप देख लीजिए। बहुत ही रिसर्च और सब कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख के सब कुछ उसके बाद ही मैंने आपके लिए पॉइंट्स बनाए हैं, ताकि आपको मेहनत ना करना पड़े। और सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको लिखा दी हैं, इसके बाहर कहीं कुछ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।